बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सहाफ़ी वापस कुछ आ गए हैं, मगर क्या सहाफ़त भी वापस आई है? मैं हूँ मतीउल्लाह जान। 4 साल बाद स्क्रीन पे नुमदार हो रहा हूँ, मगर मेरे साथ जो सीनियर तरीन सहाफ़ी हैं उन्होंने ज़िंदगी की कई बहारें देखी हैं, और वो हैं नुसरत जावेद। किसी तारफ़ की मोहताज नहीं। और नुसरत साहब, मेरे ख्याल में हमें वहाँ से ही सिलसिला शुरू किया कर देना चाहिए, जैसे 4 साल कुछ थे ही नहीं। हमारा काम तो नहीं रुका। हमें क्या ज़रूरत है बताने की क्या हुआ क्या नहीं हुआ? दुनिया इसकी गवाह है। अल्लाह अकबर भाई, काम तो नहीं रुका, आप तो बल्कि ज़्यादा मुतहर्रिक हो गए। मैं चूँकि इस काबिल न था इस उम्र में कि ख़ुद कैमरा लेकर वीलॉग वगैरह करता। मुझे सिर्फ आपके इंट्रो पे एक एतराज़ है। अच्छा। आपने कहा कि सहाफ़ी बेरोज़गार हुए, लेकिन सहाफ़त अपनी जगह रही। मैं आपसे उससे डिसएग्री करता हूँ। सहाफ़त भी तबाह हुई, और ये सिर्फ पाकिस्तान का ही मसला नहीं है। एक साहब हैं, उनका नाम है एंड्रे मीर। ये ओरिजिनली रशियन है, लेकिन कनाडा में रहता है, और ये सहाफ़ी रहा है सारी ज़िंदगी। इसने अपने ज़िंदगी के कई बरस आजकल की जो सहाफ़त हो रही है उसको एक एकेडमिक के तौर पर तहकीक करने के बाद इसने भैया एक किताब लिखी। अच्छा। इस किताब का नाम है पोस्ट जर्नलिज्म एंड द डेथ ऑफ जर्नलिज्म। सहाफ़त की मौत। अर्ज मैं ये करना चाहता हूँ कि सहाफ़त का देहांत हो चुका है, लेकिन हमारे यहाँ अभी उसका ऐलान नहीं हुआ। मगर ये साहब खुद तो रशिया में बैठे हैं। नुसरत साहब, नहीं रशिया भैया, में कौन सी कनाडा सहाफ़त में। होती है? अरे भैया, जान बचाने के लिए 20 साल पहले रूस में सहाफ़ी रहा, फिर जान बचाने कनाडा गया था, ठीक, भाग कर। और वहाँ पे थे। दूसरी जो है वो मैं आपकी खिदमत में ये अर्ज़ करूँगा कि इस किताब का निचोड़ देना बहुत मुश्किल है। मेरी दरख्वास्त होगी, हमने आपको टाइटल दे दिया है, जिन्हें पढ़ने का शौक़ है बराए मेहरबानी कभी कभी किताब भी पढ़ लेने में कोई हर्ज नहीं होता, तो वो पढ़ लीजिएगा। इसका बुनियादी नुक्ता ये है कि आज का जो कारी या नाज़िर, उसको ख़बर नहीं चाहिए ये जो मुआशरा है या ये जो दुनिया है, ये अंधी नफरत और अकीदत में तकसीम हो चुकी है। मगर सर, माजरत के साथ, अगर आज के कारी को और नाजर को खबर नहीं चाहिए, तो फिर हम इधर 4 साल बाद बैठे क्या कर रहे हैं? हमने क्या करना है ऐसा कि जो खबर नाजर को भी चाहिए और कारी को भी चाहिए? पिछले 4 साल में हम क्या करते रहे? अगर सहाफ़त की मौत हो चुकी है, तो क्या हम कब्रिस्तान में बैठे दुआ कर रहे हैं, या कोई सहाफ़त करने के लिए आए हैं? हम क्या करेंगे? हमसे क्या उम्मीद रखनी चाहिए सहाफ़ियों को और लोगों को? आपके बारे में या आपकी शान के बारे में तो मैं कोई लफ्ज़ नहीं कहूँगा। मैं अल्लाह की कसम से सहाफ़त की कब्र पर मुजावर बना बैठा कॉलम लिख रहा था। अच्छा। अब हमें क्या करना चाहिए? ये बंदा कहता है कि लोग जब नुसरत जावेद या मतीउर रहमान जैसे बंदे जो हैं वो देखते हैं, तो वो सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि क्या इसने मेरे लीडर की हमायत की या नहीं। अगर की तो जिंदाबाद, अगर अगर वो दूसरे का हामी है, अंधी नफरत और अकीदत में तकसीम, तो हमारी जनरल पहचान ये है कि हम लिफाफे हैं। मैंने तो एक टोकरी भी वसूल की थी। तो अब ये है कि अपने काम पे करते हैं, मजावरी करने की कोशिश करते हैं। मेरी वन लाइनर आई थिंक कि सहाफ़त अगर मर भी चुकी है ना, सहाफ़ी कभी नहीं मरता, और हम अपना काम जारी। सहाफ़ी मरता नहीं है, बल्कि दोबारा नौकरी मिल जाती है। शुक्र करो, रब का शुक्र अदा कर भाई। अच्छा, बात नौकरी के बगैर फिर अपने काम में भी काम की। अच्छा यार, चले साला, बस अपने काम पे आ जाए ना, काम पे असल चीज की तरफ आज ये है मेरी दानिश में, आज की सबसे अहम खबर ये है कि इमरान खान साहब ने कल का वाक़या हो जाने के बाद, ज़िमनी इंतख़ाबात हो जाने के बाद, आज हम सारों को इश्तियाक था कि वो क्या कहेंगे जवाब में। तो उन्होंने जो कहा, आपके साथ बैठ के सुन रहा था बहुत गौर से, बड़े इश्तियाक से। तो मुझे जो 3 बातें उनकी अहम लगी, मैंने कहा कि वो हम रिपीट करते हैं। आज सारे पाकिस्तान के इदारों को कहना चाहता हूँ कि जितनी देर आप इनको बैठने देंगे, जितनी देर ये हमारे ऊपर मुसल्लत रहेंगे,
हमारा मुल्क नीचे जा रहा है, जो आजम स्वाति से किया। पुलिस स्टेशन से एजेंसीज के हाथ में पकड़ा दिया। ये किस कानून के तहत पकड़ा है? ये कौन सा पाकिस्तान का आईन इजाजत देता है कि आप पकड़ के उनको उस एक आदमी को एजेंसीज के हाथ में पकड़ा दें? और एजेंसीज ने मजीद उसके ऊपर तशद्दुद किया। मैं इनको आज फिर वक्त दे रहा हूँ, ये मेरी मार्च अक्टूबर से आगे नहीं जाने लगी। मुल्क की खातिर अपने आप को बचाते बचाते मुल्क को तबाह ना करें। और मैं अभी भी कहता हूँ कि ये है टाइम आपके लिए इलेक्शन अनाउंस कर। अगर आप नहीं करेंगे, ये मैं मार्च करूँगा। आप जनाब, मेरी दानिश्त में उनकी आज की तकरीर के ये हाईलाइट थे। मुझे उम्मीद थी कि ये कोई विक्ट्री तकरीर करे कि चर्चिल पार्क का, वो नहीं हुई। अब मैं इस पे आपके बखुदा दियानतदारी और खुलूस से गिरा कदर ख्यालात सुनना चाहता हूँ। बिल्कुल नुसरत साहब, ये मुश्किल फरीज़ा मुझे ही निभाना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने अपील भी इदारों से की है। आप इदारा उन इदारों से मुतल्लक बात करना की मैं बात कर रहा हूँ, उन इदारों से मुतल्लक राय देने का भी एक बड़ा मुश्किल फरीज़ा है, मगर मेरे ख्याल में कोई इतना मुश्किल नहीं है। इमरान खान एक बड़ा ही एक पज़ल है, एक मैं समझता हूँ इनिग्मा है कि 6 हलकों से जीतने के बाद, उससे पहले 15 हलकों से उनकी पार्टी की फतह के बाद, इतने बड़े बड़े जलसों के बाद जिसमें वो कहते हैं लाखों लोग आते हैं, वो अपील करता है एक साबिक़ वज़ीर आज़म नुसरत जावेद साहब इदारों से। भाई इदारों ने क्या करना है? नुसरत जावेद साहब, इमरान खान साहब कह रहे हैं कि मैं इदारों से अपील करता हूँ कि कुछ करें। इतनी बड़ी कामयाबी के बाद खान साहब की जो एक वो रग है ना दुखती, क्योंकि 2018 में वो इदारोों के कंधों पे बैठ के आए हैं, तो अभी भी वो भूल नहीं पा रहे। वो अभी भी कहते हैं मैं इदारों से अपील करता हूं कि कुछ करें। क्या करें इदारे? शहबाज शरीफ की हुकूमत को गिरा दें और इमरान खान को एक वलीमे का कार्ड भेज दें कि आ जाएं, आप वज़ीर आज़म बन जाएं। ये किस तरीके से इमरान खान साहब तब्दीली लाना चाह रहे हैं? वो चाह रहे हैं कि जिस तरह वो इदारों को इस्तेमाल करके कानून साजी करवाते रहे, जिस तरह वो इदारों को इस्तेमाल करके इंजीनियरिंग करवाते रहे, अदालतों में सजाएं दिलवाते रहे, अब वो इदारे जो हैं दोबारा इमरान खान साहब के कहने पे अब शहबाज शरीफ को हटा के इमरान खान को ले आएं या इलेक्शन का ऐलान करवा दें। ये कैसे होगा साहब? और खान साहब क्यों नहीं समझते कि अब वो अवामी लीडर हैं, अब वो इदारों के नुमाइंदा या सिलेक्टेड नहीं हैं? ये चीज़ खान साहब को समझाने की जरूरत है। अब ये है भाई, मेरी इल्तिजा ये है, आपने जो फरमाया इससे मैं ब्रॉडली डिसएग्री नहीं करूँगा, है ब्रॉडली मैं डिसएग्री नहीं करूँगा। लेकिन मेरे प्यारे भाई, मैं आपसे दोबारा कह रहा हूँ, मैं उम्मीद कर रहा था वो विक्ट्री स्पीच करेंगे। वो विक्ट्री होने के बावजूद इलेक्शन कमीशन पे बदस्तूर अंगुश्त नुमा है। एक बात। दूसरी बात यही कि इदारे, मुखातिब वो इदारे को कर रहे हैं कि समझ जाओ, अच्छा समझ के क्या करो, मुझे इंतखाब दो। अब मेरा जो तहरीरी आइन है उसमें लिखा हुआ है कि नए इंतखाब का तरीक़ा ये है, या तो वक्त पे हो, दूसरा अगर कबल अज़ वक्त होने हैं तो जो मुंतखब वज़ीर आज़म है वो खुद सदर ममलिकत को कहे कि भाई मैं फ्रेश इलेक्शन को तैयार हूँ, वो तहलील करे। ये गालिबन ये कहना चाह रहे हैं कि इदारे मुंतखब वज़ीर आज़म को जाके कहे बंदे दा पुत्र बनते इलेक्शन कॉल कर, और उसके बावजूद अगर ये कहें कि मैं जमहूरियत का चैंपियन हूं तो मैं फिर ये नहीं मानूंगा। यानी कम से कम ये दावा छोड़ दें, साफ कहें कि हम और दोनों मिलके जैसे पहले एक पे थे, आओ एक पेज पे वापस। अलमिया ये है ना, सो डोंट कॉल योरसेल्फ अ डेमोक्रेट। इमरान खान जमहूरियत के चैंपियन नहीं है तो क्या शहबाज शरीफ हैं? वो भी नहीं है, तो फिर क्या करें? किससे गिला कर रहे हैं आप? ओ भाई मेरे अब इस वक्त मैं देखो, हमारे प्रोग्राम का वक्त होता है महदूद। चले ठीक, महदूद वक्त के अंदर जो है हमें फोकस रहना चाहिए। हमारी फोकस इस वक्त है इमरान खान साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। हुकूमत की मुद्दत भी महदूद होती है और बीच में कमर्शियल ब्रेक आती रहती है। हाँ, तो अगर हो रही है कमर्शियल ब्रेक तो फिर मेरा ख्याल है कि बाकी बात मैं ब्रेक के बाद ही करूं तो बेहतर है, क्योंकि वो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिक्र में बात करूं।
फैज़ अहमद फैज़ का एक शेर है कि अनकही ही रह गई वो बात सब बातों के बाद। इमरान खान साहब के बारे में एक बात आपको मानना पड़ेगी कि हैं वो क्रिकेटर, जैसे मैं ज़ात का रिपोर्टर, सियासत भी करते हैं बाउंसर के, और किल्ली उड़ाओ वो ज़ात के क्रिकेटर, वो ज़ात के क्रिकेटर। सियासत में भी यानी एक और भी एक इस्तेलाह यूज होती है जिसे कहते हैं वेल लेफ्ट। मिसाल के तौर पर उनसे कैटेगोरिकली सवाल हुआ कि साहब कुछ लोगों का ख्याल ये है कि ये जो आप इतनी सारी नशिस्तों पे यकदम लड़े थे तो आप दिल से सदारती निज़ाम की तरफ जाना चाहते हैं। उस सवाल का उन्होंने कैटेगोरिक जवाब देने से गुरेज किया। क्या वंडरफुल वेल लेफ्ट है। बिल्कुल सही। उसके बाद आया कि साहब एक तारीख अगले महीने तो अपॉइंटमेंट होनी है, तो उसके बारे में वो क्या चीज़ वेल लेफ्ट करते हैं वो सिर्फ एक मरतबा सुन लें, फिर एक मेरा कमेंट और फिर आप अपनी राय दें। जहां तक आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट है, किसी सूरत नवाज शरीफ जैसे मुजरिम जिसका स्टेट पाकिस्तान में नहीं है, जो मुल्क से बाहर सारे उसके एसेट्स हैं पड़े हुए हैं, जो यहां से मनी लॉन्ड्रिंग करके पैसे बाहर लेके गया है, जो जब बाहर बैठा होता है तो सारा जिसने पाकिस्तानी फौज के खिलाफ जिस तरह की उसने स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, जो उसका सारा, तो उस तरह के आदमी को आर्मी चीफ जैसी इतनी अहम अपॉइंटमेंट है पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी के हिसाब से, ना उसको अपॉइंट करना चाहिए। और जरदारी जिसको सारी दुनिया 10% कहती है, हालांकि हम डिस्प्यूट करते हैं 10% से ज़्यादा चोरी करता है वो, ये लोग, इस तरह के लोग मुझे बताएं क्या ये क्वालिफाइड हैं मुल्क के आर्मी चीफ को अपॉइंट करने के लिए? अब मसला ये है कि इसमें वो ये कहते हैं दो बंदों को वो ब्लैक बॉल कर रहे हैं। जब क्लब किसी बड़ी का मेंबर हो तो ब्लैक बॉल करते हैं ना, जो कि जी ये बंदे तो इस काबिल नहीं हैं। अच्छा भाई, आइन में कहाँ लिखा है कि नवाज शरीफ या आसफ जरदारी करेंगे? तो फिर आप ये कहते हैं कि जी शहबाज शरीफ जिसको करते मैं हाजिर हूँ। ये वेल लेफ्ट किया। मुंतखब वज़ीर आज़म जिसको भी करते, कभी ज़ाहिर है जो 5-6 बंदे आएंगे, हज़ारों छल्लियों से गुजर के आएंगे, तो सारे ही मेरिट पे आए हुए हैं ना। जो लेफ्टिनेंट जनरल बने हैं तो भाई मेरिट पर ही बने हैं ना यार। तो उनका एक मुंतखब वज़ीर आज़म और राना सनाउल्लाह को तो नहीं लगाएगा ना चीफ। आप ये कह रहे हैं शहबाज शरीफ का नाम जो भूल गए हैं तो वो जानबूझकर वेल लेफ्ट, क्योंकि उसके पीछे एक रास्ता दे रहे हैं कि जिनको मुखातिब कर रहे हैं ना कि इदारों को अभी भी ख्याल ना आया, तो उनको एक पैगाम दे रहे हैं कि ऐसा करें कि इंतजार कर रहे हैं कि महल आलमा इलेक्शन कराओ तो उस वक्त तक कोई गल नहीं एनजी चलन। और ये आपने कहा, ये मैं कह रहा हूँ, ये मैं इंटरप्रिटेशन कर रहा हूं, मतलब ये नहीं, अब आप इसे डिसएग्री भी करते हैं। नहीं, डिसएग्री नहीं सर, आपकी बात एक लिहाज से दुरुस्त है कि इमरान खान अभी भी इस ख्वाब में है कि शायद उनको मौका मिल जाए आर्मी चीफ लगाने का। उसकी मैं वजह बताऊं आपको। उन्होंने बार बार जो इदारों के ऊपर फोकस रखा हुआ है ना कि इदारे जो हैं कुछ करें, उसका एक झलक आज जब इस्लामाबाद की अदालत में उनकी पेशी हुई तो फैसल जावेद जो उनके तर्जुमान हैं, सेनेटर हैं, उनके मुंह से निकला कि चंद हफ्तों के अंदर वजीर आजम का हल्फ उठाएंगे इमरान खान। ये भी उन्होंने कहा। अच्छा, अब यही बात सोचने की है, प्राइम मिनिस्टर बनना है चंद हफ्तों में कैसे? अब मैं आपको बताता हूं। क्या नहीं, कैसे ये केयर टेकर नहीं। अब हो क्या रहा है? वो ये रहा, आपको पता है हमारे यहाँ जब अदम एतमाद आता है तो 4-5 ऐसे MNAs होते हैं, वीक लिंक्स किसी भी हुक्मरान इत्तेहाद के, कि जिनको पकड़ के इधर कर दो तो हुकूमत उधर हो जाती है। तो ये कोई मुश्किल नहीं है। तो शायद कुछ ऐसी चीज पकड़ रही है, हिंट कर रहे कि खान साहब वापस पार्लियामेंट में शायद आ जाएं, वहां पे 4-5 MNAs खान साहब की झोली में गिरा दिए जाएं और वो फिर जो है अब नया वज़ीर-ए-आज़म आके फौरी तौर पे ये अपॉइंट कर लें आर्मी चीफ को। ये एक मुझे लग रहा है, क्योंकि ये बड़ी कोइंसिडेंस है कि ये बात आज अदालत में की गई, इधर खान साहब ने इदारों पे जोर दिया और साथ ही कहा इनको नहीं लगाना चाहिए। इसका मतलब है मैं हाजिर हूं और मैं लगाऊंगा। अच्छा, अब ये इसमें बहुत बड़ा एक मसला है। मसला ये है कि अब लॉन्ग मार्च से पहले एक बार फिर खान साहब ने आर्मी चीफ की तैनाती के ऊपर अपना एक कैटेगोरिक व्यू दिया है। जो आप कह रहे हैं ना शहबाज शरीफ का नाम नहीं लिया, शहबाज शरीफ का नाम ना लेने का मैं नहीं समझता कि इसका मतलब ये है कि शहबाज शरीफ लगा दें, क्योंकि अगर शहबाज शरीफ ने लगाना होता तो ये तो उस कंट्रोवर्सी में जाते ही ना। वो सिर्फ क्या कर रहे हैं, जो भी शहबाज शरीफ नया आर्मी चीफ लगाएगा खान साहब कहेंगे ये शहबाज शरीफ ने नहीं लगाया, ये नवाज शरीफ ने लगाया है।
और ये बड़ी खतरनाक और बात शहबाज है। शरीफ ये साहब बहुत खतरनाक बात है इंस्पेक्टर लान तो पहले पूछ लेते ना सर, ये बहुत खतरनाक बात है। उसकी वजह क्या है? हम जो कह रहे हैं हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम, मैं पहले भी कह चुका हूँ एक दफ़ा कि हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम के अल्टीमेट और इंटरनेशनली रिकग्नाइज कस्टोडियन जो है वो हमारी सिविलियन हुकूमतें नहीं है, और हमारा जो अल्टीमेट कस्टोडियन अदारा है उसकी सरबराह की जो तैनाती आप है, एक ड्रिफ्ट कर रहे हो, उसको डिस्प्यूटेड बना के ये बहुत खतरनाक खेल खेल रहे हैं और ये ब्लैकमेल कर रहे हैं। अभी ये इदारे को, हुकूमत को ब्लैकमेल कर रहे हैं। मेरी जान, अगर तो ये प्रोग्राम करना है जी सर, और जारी रहना है, अल्लाह करे कि रहे कि वैसे कोई पता नहीं। मैं तो खुद भाई बहुत सब्ज कदम हूँ, पता नहीं जारी रखने के क्या तरीके हैं। हमारी कोई तरबियत तो हुई नहीं, मेरी हो गई, ना कोई अंडरस्टैंडिंग हुई। अच्छा बात सुनो ना जी सर। मेरी, ओ यार बात सुनो, जो असली देखो प्लीज, लेट्स फोकस ऑन इट जी। देखिए कि झोली में गिरवा दिए जाएं, ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस करें, हैं? वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है उसका आईन के मुताबिक तो ये है कि 7 दिनों के अंदर अंदर उसका फैसला होना चाहिए, जिस पे खुद इन्होंने अमल नहीं किया था। वैसे ये आइन का बहुत एहतराम करते हैं और बकौल इनके हलफ भी लेते हैं उसका। बिल्कुल बिल्कुल। चलें, बहरहाल हालांकि एज अ वजीर आजम जो हल्फ उठाया हुआ उसके बाद किसी हल्फ की जरूरत नहीं होनी चाहिए, लेकिन लेते हैं, रोज लेते हैं। नहीं, लेकिन बाकी लोग तो बेचारे वजीर आजम नहीं है ना यार, तो मुझे इससे बहका रहे हो। देखो फोकस पॉइंट पे रहो। फोकस पॉइंट बाकी ला इलाहा इल्लल्लाह जो पढ़ लेते हैं वो काफी नहीं है, वो तो खुद खान साहब ने बताया। फिर वही बात कि आप जो है ना टक करके यूं करते हो कि अब मैं इस्लामी टच पे चला जाऊं। 7 मिनट जो हैं अभी मेरा ख्याल है और बचे होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा एक और ब्रेक के लिए। ब्रेकें भी तो होती हैं ना। तो मैं अर्ज ये करना चाह रहा हूँ आपकी खिदमत अक़दस में कि चलें इनको कल जो है ना खुश होकर कहें बाजी वाह, अवाम में आपकी मकबूलियत साबित हो गई। एक तो ये कह रहे हैं ये ज़िमनी इलेक्शन जो है ये रेफरेंडम था। रेफरेंडम के अंदर मुल्तान शामिल सी वैसे बाय द वे, या किसी और मुल्क लेगा मुल्तान? तो हमने तो सुना है जिसका मुल्तान होता है उसका सब कुछ होता है। सुना है एक ज़माने में ये भी कहा जाता है कि एक अल बैरूनी ने गालिबन लिखा था लाहौर के बारे में कि यक़-ए-अज़ मुज़ाफ़ात मुल्तान। तो जब पूरी कौम ने रेफरेंडम कर दिया और पीटीआई के जाननशीन, तो रेफरेंडम में मुल्तान ने क्या किया? गद्दी नशीन पीटीआई के। दूसरी बात यह है कि मेरा ख्याल है पाकिस्तान में एक छोटा सा एक और शहर भी है, उसका नाम है मलीर। मलीर की वैसे इतनी अहमियत है कि क़याम पाकिस्तान के फौरन बाद जब कंट्रोवर्सी बनी थी ना कि अयूब खोड़ो कहता था कि नहीं कराची ही सिंध का हिस्सा रहेगा, वो था ना कि हैदराबाद को आप सूबाई दारुल हुकूमत बना लें, तो कायदे आज़म अपनी वफात से कब्ल उन्होंने ये फैसला किया था कि ओके मलीर को कराची से काट कर तो फेडरल कैपिटल बना दिया जाए। उसके लिए डेजिग्नेटेड एरियाज भी हो गए थे। सर 6 सीटें एक तरफ और हम 2 सीटों के ऊपर किस हद तक खान साहब के बयानिए को ठुकराने की कोशिश? रेफरेंडम तो उस सूरत में होता कि 7 नशिस्तें जिनसे वो खड़े थे उनसे वो जीतते। सर 6 भी काफी है सर। सुनो ना, उसके बाद होता ईस्ट और वेस्ट, इमरान इज द बेस्ट। रेफरेंडम तो उस सूरत बनता है। सर वैसे 6 भी बहुत है और बहुत बड़ा पैगाम गया है। जो ये शख्स कहता है कि नहीं है, और आप ये देखिए वो मुतासिब है, वो गलत बात कह रहा है। इमरान खान साहब ने यकीनन ये सीटें जीती हैं और किसी को हैरान नहीं किया। मगर सर खान साहब ने ये मुतालबा कर दिया हैरान है, नहीं किया है ये सीटें जीत के। सर खान साहब ने मुतालबा कर दिया इलेक्शन कमीशन से कि जिस तरह डस्का में इंक्वायरी कराई गई, अब कराची के हल्के में जो हुआ है उसकी भी इंक्वायरी। जिथे मैं आ रहा था उथे तो ये अपना तो भी रेफरेंडम में भी फिर मलीर में हो गई। तो अब वो इलेक्शन कमीशन को उन्होंने मुतालबा कर दिया। और डस्का वाली बाय द वे अभी तक इंक्वायरी हाई कोर्ट ने नहीं होने दी। मैं तुमसे अर्ज से कर रहा हूँ कि अगर हमने मलीर को, जो कि कराची का एक हल्का है, और मुल्तान को अगर हम रेफरेंडम का पार्ट नहीं समझ रहे तो ज़रा ज़्यादती कर रहे हैं। सर कल तक तो आप इमरान खान साहब के लिए नरम गोशा रखते थे। मैं आज भी रखता हूं। आज आप मलीर को लेके उनकी 6 सीटों को रद्द कर रहे हैं। मैं एक मलीर को लेके भाई, मैं तो ये कह रहा हूँ खुदा का वास्ता। तो रेफरेंडम तो एक किस्म का ये ज़ियाउल हक वाला रेफरेंडम सही, लेकिन हो तो गया ना। ज़ियाउल हक ने भी रेफरेंडम में कराया था, लेकिन 6 सीटों पे। सॉरी टू से नो वन इज डिनाइंग द फैक्ट। उसके लिए एक बहुत ही जाहिल आदमी होना चाहिए, इंतहाई मुतस्सिब आदमी,
जो ये कहे कि 6 सीटें ये जीते, और कमाल किया, जबरदस्त किया या नहीं किया, मतलब नहीं, मैं तो ये कहूंगा, मैं कमाल का लफ्ज नहीं कहूंगा, बट ऑब्वियसली ही वॉन देम। अच्छा, और ये इसने किसी को हैरान नहीं किया, ये जिनसे मुखातिब है ना, जिनको कह रहे हैं इन्होंने, जाहिर है इन्हें सर्वे करवाने की आदत है, स्टाफ सोल्यूशन भी होते हैं, उनमें 2 व्यूज थे। एक कह रहे थे कि 1 हारेंगे, 6 जीतेंगे, हेलो सही, और एक आउटफिट कह रहा था कि 4 जीतेंगे और 3 हारेंगे। ये खबर अब ये आपके पास कहां से? अच्छा, तो ऐसा कर उदली मन बरती सिलते बिठा मैं ना किसी का नाम लूंगा, मैं ये कह रहा हूं कि 2 सोर्सेस के सर्वे से जो उनके एक्सक्लूसिव हैं उनमें से, तो इसका मतलब है कि जिनसे मुखातिब हैं वो तो हरगिज हैरान नहीं हुए। ठीक, उनको पता था। ओके, मैं बता रहा हूँ। तो उन्होंने कराची और मुल्तान में कुछ किया होगा? नहीं, आई डोंट थिंक सो। अच्छा, आई डोंट थिंक सो, उन्होंने नहीं कुछ किया। तो आज देखिए, उन्होंने मिस्टर एक्स और वाई के बगैर आजम सवाती का जिक्र किया है, इस्लामाबाद में एक तैनाती की बात की है, वो दिल से खुश है, इसीलिए उनसे मुखातिब हैं। अब तो तवक्को बढ़ गई उनसे, क्या बात कर रहे हो? उनको भी प्रेशर में रखा हुआ है। ठीक ठाक, आज तो खुल के नाम लिया, चले देखते हैं अल्लाह जानता है कि क्या किया उन्होंने कि नहीं। जी जनाब, लगता तो कुछ देर तक वापस लगता तो नहीं। वो आज़म सवाती थे, कोई आज़म सहाफ़ी नहीं थे, इसलिए साबिक़ वज़ीर आज़म ने उनका जिक्र किया और कहा कि उन पे एजेंसियों ने तशद्दुद किया। और ये पहली बार ऐसा नहीं, शहबाज गिल का भी हवाला दिया। हर लिहाज से इमरान खान उन लिमिट्स को पुश करते जा रहे हैं कि किसी ज़माने में, और ख़ास तौर पे ख़ुद इमरान खान के दौर में, जब एजेंसियों का नाम भी लिया जाता था तो नुसरत जावेद साहब FIA के नोटिसेस आ जाते थे, उनके छापे पड़ते थे, गिरफ्तारियां होती थी। आमिर मीर गिरफ्तार हुए, इमरान शफकत गिरफ्तार हुए, असद तूर के घर में घुस के टॉर्चर किया गया। और आज जब खान साहब जोर लगा के कहते हैं कि ये एजेंसियों का काम नहीं है और क्या इससे इदारे की इज्जत होती है, तो खान साहब खुद भूल जाते हैं कि उनके दौर में सब कुछ होता रहा। कम अज कम बात जो वो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं, लेकिन इमरान खान के मुंह से शायद ये बातें अच्छी नहीं यार लगती। बात सुनो, मेरी सीधी सी बात है, मैं तो सच्ची बात है, मैं तुम्हें बार बार कहता हूं कि हमारे प्रोग्राम का वक्त है महदूद, और महदूद वक्त के अंदर हम बहुत सारे मसाइल डिस्कस नहीं कर सकते। वी हैव टू बी सिलेक्टिव। वो सुप्रीम कोर्ट भी जा रहे हैं, और यार अगर इसी पे जा रहे हैं तो बात ये है कि इनके दौर में जजों को भी फंसवाएंगे। यानी मिसाल के तौर पर अभी इन्होंने फरमाया कि ये सादिक संजरानी, इसने प्रोडक्शन ऑर्डर क्यों नहीं इशू किए? तो इनके जमाने में किसने प्रोडक्शन ऑर्डर कौन जारी करता था? असद कैसर किसने लगाया था? तो सादिक संजरानी को चेयरमैन सेनेट किसने बनवाया? जब चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश हुई थी, 64 आई रिमेंबर, वो खड़े हुए थे, खुफिया वोट हुए 15, और जो कैमरे निकले थे सेनेट के इलेक्शन में, कैमरे खुफिया तो उसको आप कह रहे हो। अपने जमाने में कहते थे कि साहब जिन लोगों पे संगीन जराइम हो, अच्छा खुद कह रहे हैं कि उसने ट्वीट किया है, तो अगर उसने कोई गलती थी तो मुकदमा चलाएं। है आपने अपने दौर में जिद के साथ असद कैसर को कहा कि किसी सेनेटर को, लेजिस्लेटर को नहीं आने देना, और अली वजीर का, और आज किस मुंह से? अली वजीर तो सबके लिए, यानी अली वजीर का भी वोट लेके तो ये भी आजकल है ना। तो ये जो सिलेक्टिव होते हैं ना जब तुम्हारे सियासतदान, तो इन्हें शर्म आनी चाहिए। तुम्हारे भी आप जैसे आप हैं, आप जैसे आप खुद जी है, आपके साथ जो हुआ, तो मेरा ख्याल है बेगम साहबा से छुप के किसी और के साथ जो डेट लगाने गए थे अब मैं खुद इस बात का गवाह ये मजाक है, मजाक है। अच्छा अपनी बेगम को यकीन भी क्या कर रहे हैं? देखिए मेरी यहाँ पे एतबार करें। अच्छा खैर, मैं अर्ज ये करना चाह रहा हूँ, मैं आज तुम्हें कसमिया कह रहा हूँ कि जब तुम गायब थे, हमारे पेशे की एक बहुत मोतबर, बाइज्जत, बासूल शख्सियत वरिड थी, मैं उसके साथ बैठा था। उसने खुद प्राइम मिनिस्टर हाउस से बात की कि जी क्या हो रहा है। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर हाउस से दरखास्त हुई कि जी आप अपने सहाफ़ी दोस्तों को कह सकते हैं
कि टिक्कर चला दें, थोड़ी देर बाद मतीउल्लाह जान आ जाएंगे। अच्छा, ये पहले ही ये बात बखुदा मैं इसका वाकिफ हूँ, मैं ऐनी शाहिद हूँ। मगर फिर तो अपने जमाने की भी बात कर लें। अब मैं आपको अपनी एक बात क्या होता है। अब मैं आपको एक बात अपनी बात करो और फिर वजीर आजम इमरान खान का इंटरव्यू हो रहा था। एक सीनियर जर्नलिस्ट ने उनसे पूछा कि भाई मतीउल्लाह के साथ क्या हुआ? उन्होंने कहा मुझे तो कुछ पता ही नहीं है, मुझे तो पता नहीं है। और फिर जब हाई कोर्ट आए खान साहब तो उन्होंने मुझे बुलाया, उनका बात सुनो। मैं चला गया, मैं जी। उनका यार तुम्हें क्यों उठा के ले गए थे? मैंने कहा जी जो बातें आप आज कर रहे हैं ना, मैं उस वक्त करता था। तो आज खान साहब यहाँ बैठ के जब कहते हैं मैं यूएन में जाऊँगा, मैं सुप्रीम कोर्ट में जाऊँगा, तो मुझे यकीन है कि सुप्रीम कोर्ट जो मेरा ज़ेरे इल्तवा मुकदमा है अगवा का, शायद तौहीन का भी साथ लगा दे। लेकिन उस हवाले से वज़ीर आज़म और पीटीआई से ज़रूर पूछेगी। पहले असद तूर, अफसार आलम, मतीउल्लाह जान और इनके शुक्र है जवाब तुमने उन्हें ये नहीं कहा कि जी उस जमाने में मैं आप जैसी बातें करता था, लेकिन फ़र्क ये है कि मुझे गायब होना पड़ा था। आप माशाल्लाह अभी भी दंदनाते फिर रहे हैं। मैं असली बात जो कह रहा हूँ वो ये है कि मैं इमरान खान साहब से हाथ बांध के इल्तिजा करता हूँ, तुमने गलत बात की है। मैं बखुदा दिल की अथाह गहराइयों से ये समझता हूँ कि वो इस वक्त पाकिस्तान के मकबूल तरीन सियासी रहनुमा। बेशक अल्ताफ हुसैन भी बहुत मकबूल यार, शेख मुजीब और रहमान भी बहुत मकबूल थे। उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी लिमिटेड थी। शेख मुजीब के साथ थोड़ा सा तकाबुल तुम जायजा, लेकिन फिर हम बहक जाएंगे। मेरा जो बुनियादी इशू है वो ये है कि ये कहते हैं कि कल इलेक्शन नहीं हुआ, रेफरेंडम हुआ है। हाँ। मुझे लफ्ज़ से रेफरेंडम पे इख्तिलाफ है, जिसको तुमने गलत मानी, यानी कि पहना कर पीटीआई ट्रोल्स को मेरे खिलाफ करने की कोशिश की। अच्छा। मैं दोबारा कहता हूँ, मैं ये कहता हूँ पहले कब आपके हक कि में पाकिस्तान में जमहूरियत के इस्तेहकाम के लिए लाजमी है कि इमरान खान साहब पूरी तवानाई से मुल्क की सियासत में अपना किरदार अदा करें। एक बार फिर 10,000 मरतबा, जब तक अल्लाह उन्हें मेरी भी जिंदगी दे, आमीन। लेकिन मुझे कुछ इस्तिलाहों पे एतराज होता है। जैसे मैंने कहा वेल लेफ्ट, अगर प्रोग्राम सहाफी करना है और सहाफत को जिंदा करना है, उन्होंने लफ्ज इस्तेमाल किया है रेफरेंडम। रेफरेंडम होता है भाई पेशावर, सूबाई दारुल हुकूमत, तारीखी शहर। 2018 में जो इसको इलेक्शन होता है तो उस वक्त वोटर्स का टर्न आउट है 42.2%, 42.2%। बिल्कुल। कल जो इलेक्शन है उसमें टर्न आउट है 20 यानी पूरे शहर तो 100 बंदे ने तो 20 आदमी वोट डालने आए हैं। पूरे शहर के 20% में से 5% ने तो बिलोर को भी डाले, तो 15% आपको मिल गए। तो 15% वोटों के साथ आप कहते हैं हमने रेफरेंडम कर दिया। और आप भी दारा मेरी बात सुने, मैं इसलिए कहता हूं सर, अगर आप तादाद पे जाते हैं तो मुशर्रफ साहब के तो 90% पड़े थे रेफरेंडम में। मुशर्रफ भाई, फॉर गॉड सेक, वी आर टॉकिंग इलेक्टोरल डायनामिक्स। आप कल की बात को रेफरेंडम कह रहे हैं। कराची 2018 में वोटर टर्नआउट 23% और अभी यहां पे भी 20%। अब मैं मजीद चलता चला जाऊं तो बाबू ठीक है, वोटर्स टर्नआउट सबसे ज्यादा कहां हुआ है? मुल्तान में। और क्योंकि पिछली हालांकि साबिका से अब भी कम है, 57.22 था, इस दफा 44 है। लेकिन जहां पे रिलेटिवली हाईएस्ट टर्नआउट होता है वहां पे आपका बयानिया हार जाता है। बिल्कुल सही। और कौम ने सही किया, मुल्तान वालों ने कहा कि इमरान खान साहब अल्लाह आपका भला करे, आपसे एक बात सीखी है, हम तुम्हारे गुलाम हैं। हाँ। शाहमुद कुरैशी, हम तुम्हारे गुलाम हैं। तो उसका भी तो आपको रेफरेंडम नुमा कैफियत का भी तो आपको फायदा ना हुआ। क्या उसको पीपल पार्टी रेफरेंडम कह सकती है जो जीती है मुल्तान में? नहीं, एब्सोल्युटली नॉट, वो भी नहीं कह सकती। तो गिलानी और कुरैशी अंग्रेज के जमाने से एक दूसरे के साथ लड़ते क्या ये बयानिया की जंग थी नुसरत साहब? नहीं, दो अशराफिया खानदान की जंग थी। तो बयानिया तो था ही नहीं, इसका मतलब है वहां पे बयानिया तो किसी का ना जीता ना हारा है। इट वाज गिलानीज वर्सेस कुरैशीज। तो बयानिया की और गिलानियों ने बहुत अरसे बाद मुल्तान की पग जो है
वापस ले ली। अब मैं मजीद तफसीलात में नहीं उलझना चाहता, मैं आपकी खिदमत में सिर्फ ये अर्ज करना चाहता हूं कि खान साहब, नंबर 1, कल इलेक्शन हुए हैं, रेफरेंडम नहीं हुआ, और खुदा का वास्ता है, अल्लाह का वास्ता है, इससे अपनी स्ट्रेंथ को ओवर एस्टिमेट मत कीजिए। सही। कल जिमनी इलेक्शंस हुए सर हैं। ये उनका हक है, ही इज अ पॉलिटिशियन, उनका हक है चाहे एक हल्के की भी जीत हो तो वो उसको अपने अंदाज से उसकी तशरीह करें। उसके बाद उन्होंने जो स्ट्रेटेजाइज किया है, उनकी जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कह रही है कि कल रेफरेंडम हो गया है, अब 31 अक्टूबर तक मुझे इलेक्शन की डेट दो, वरना। वैसे नुसरत साहब सवाल ये मैं इसलिए कह रहा हूं जी, अगर ये मत करें। अगर कल रेफरेंडम हुआ भी है तो 2018 में क्या हुआ था? यार, अगर ये कल वाला रेफरेंडम है, नहीं, 2018 को आम इलेक्शन हुआ था। हाँ हाँ, तो उसमें और कोई वो बहुत ही आम हुआ था। हाँ, तो रेफरेंडम में भी धांधली हो सकती है या नहीं? आई डोंट थिंक सो। मैं आपको दोबारा जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, आपके ख्याल में न्यूट्रल है? भाई मेरे, मैं न्यूट्रल का तर्जुमान अगर होता तो वर्दी पहन के तो किसी सर लेकिन तज्जिया तो हो सकता है। नहीं जी, मेरी जान, मेरी एक्सेस ही नहीं है। मैं तो अल्लाह दी कसम F2 ਦੇ थानेदार ਨੂੰ नहीं जानता कि ਉਹਦਾ ਕੀ ਨਾ है, तो किदों नहीं गल पे करना कि न्यूट्रल में क्या सोच रहे हैं। खुदा की कसम से मुझे F2 के थानेदार का नाम नहीं पता। अच्छा। अल्लाह की कसम से नहीं उसका। लेकिन इस मुल्क के थानेदार का नाम तो पता होगा। भाई वो तो बच्चा हाल ही ना जाने, वो तो सारे जानते हैं, लेकिन ये होता है ना कि वो क्या सोचते हैं, अच्छा, खाने में क्या पसंद करते हैं। मेरे ख्याल में इसको आप समेट लें अगर, हाँ, तो खान साहब की, नुसरत साहब, बज़ाहिर ये हिकमत अमली लगती है कि सुप्रीम कोर्ट को भी इम्तिहान में डाला जाए, एस्टैब्लिशमेंट को भी इम्तिहान में डाला जाए, मीडिया को भी इम्तिहान में डाला जाए, और इलेक्शन कमीशन को भी इम्तिहान में डाला जाए, और ऐसे हसास मामलात पर इस तरीके से बयानबाजी की जाए कि अल्टीमेटली जब आर्मी चीफ की तैनाती का वक्त आए तो वो इंतहाई एक नाजुक सूरत हाल पैदा हो जाए। और खान साहब शायद ये चाहते हैं कि उस फैसले से पहले उनके साथ कम से कम ज़रूर मशवरा किया जाए, मगर नवाज शरीफ के साथ मशवरा ना किया जाए। तो आप समझते हैं ऐसा मुमकिन है कि आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट हो जाएगी नवाज शरीफ बगैर किसी? हाय अल्लाह करे कि मैं कच्चे ते पैर रख सकता, मैं पागल नहीं गा, बड़ी मुश्किल ना बाल हो भाई। कौन बशर अल्लाह ही जाने। मुझसे सवाल वो किया करो जिसका जवाब देने की मुझे हिम्मत हो। मुझे कोने में बैठ के दही खाने दो, बाल नहीं सर, नहीं अल्लाह की कसम, आपको अकेले नहीं खाने देंगे। बात यह है कि नहीं नाल ले जाएगा जलील करान। नहीं अल्लाह की कसम, मैं भी इसलिए तुम्हारे साथ कभी गाड़ी में नहीं बैठता, पागल हूँ मैं, दिमाग खराब है मेरा। बात यह है कि सहाफ़ी की वापसी तो हो गई है, मगर सहाफ़त की वापसी को अभी बहुत वक्त लगेगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।